चलेगा। मणिपुर के हालात क्या है, अभी कश्मीर में क्या हुआ, हालांकि उस दिन के विजुअल्स थे कि ये लोग जश्न मना रहे थे अपनी पार्टी के ऑफिस में G20 का। रोजगार को लेकर के कोई ब्लूप्रिंट है? हम तो सरकार से आग्रह करेंगे कि कमिटेड 2 दिन रोजगार पर आप अनुभव मांगिए, लोगों से कहिए कि इस पर क्या किया जा सकता है। इसको आप मंदिर मस्जिद की चादर में मत छुपाइए। हर सत्र महत्वपूर्ण होता है क्योंकि संसद में आपको अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, चर्चा में भाग लेने का अवसर मिलता है। मैं चाहता हूं विपक्ष के लोग उसमें चर्चा में भाग लें, दुम दबाकर भागे ना, क्योंकि पहले जो पिछला सत्र हुआ उसमें अधिकतर दिन तो उन्होंने खराब किए थे बाइकआउट करके। तो संसद के विशेष सत्र को लेकर कई सवाल भी खड़े होते हैं कि देश का होगा यशोगान या इसके पीछे एजेंडा अनजान। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति बिल से विपक्ष परेशान क्यों? क्या एक देश एक चुनाव का बिल लाएगी सरकार? और क्या इंडिया नाम को मिटाएगी सरकार? तो इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु कुमार नेता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं, और दिनेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभा रहे हैं। तो बहुत ही स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले दिनेश जी, आपसे सवाल। 18 से 22 तारीख तक ये विशेष सत्र बुलाया गया है और इस सत्र को लेकर कई तरह की अटकलें लगातार देखने को मिल रही हैं, तमाम तरीके की बयानबाजी भी होती हुई नजर आ रही है। आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार साहिल जी, और आपको और दूसरे प्रवक्ता महोदय उनको भी नमस्कार मेरा। तो देखिए, सबसे पहले देखा जाए 18 से लेकर 22 तक जो 5 दिन का जो सत्र विशेष सत्र बुलाया गया है, तो मतलब एक इस तरह की अटकलें क्या बोलने से अभी जैसे कि सर्वदलीय बैठक अभी हुई थोड़ी देर पहले खत्म हुई, चौधरी जी उन्होंने बताया और अपने तरीके से बताया कि ठीक है 4-5 दल से आ सकते हैं। तो देखिए कि अभी मतलब जनता और आप और हम लोग सभी यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो इंडिया अलायंस बोले या इंडिया अलायंस बोले, तो अपने तरीके से कर रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी से ना भागे, क्योंकि एक मजबूत जो लोकतंत्र है उसमें पक्ष दोनों की भूमिका जो है वो साहिल जी बराबर होती है। तो पक्ष अगर जैसे किसी तरीके से कोई सजेशन चाहता है तो सजेशन दें, अगर आपको लगता है कि कोई काम गलत हो रहा है तो गलत उठाएं, लेकिन पार्लियामेंट से कृपा करके वॉकआउट ना करें, ना हंगामा खड़ा करें। जो बातचीत करनी बातचीत को बातचीत के दायरे में रख करके करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर ऐसे किसी तरीके से अगर इग्नोर अगर करेंगे तो वो देखिए शत्रुमुर्ग वाली कहानी है कि रेत में अगर शत्रुमुर्ग ने मुंह डाल दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि सामने की परिस्थिति चेंज हो जाएगी। तो इनको लगता है कि देश में अगर परिस्थिति को चेंज करना चाहते हैं और दोबारा अगर जैसे सत्ता में आने की इनकी जो चुनौती है सामने, तो उसके लिए जनता के हित की बातें, जनता के भले की बातें जो है सामने लेके तभी होगा। छोटे छोटे मुद्दों बुराई करना या गाली गलौज करना, कुछ करना, पीएम को भला बुरा बोलना, उन चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे मतलब की छोटी सी बात अगर बोले कि बुराई करने के नाते बुराई करें, लेकिन किस चीज पे किस चीज को क्रिटिसाइज करें। पार्लियामेंट भवन बना, अच्छा बना, नया बना, तो ठीक है उसके बारे में तारीफ करना, कुछ करना, एक तारीफ करना ही बनता है, क्योंकि एक तरह से हमारे देश की धरोहर है वो। उसके बाद जैसे उसमें शेर जो है उसका चिन्ह, अशोक स्तंभ में उसका चिन्ह लगाया गया, तो शेर की बुराई करनी शुरू कर देगी। ठीक है कि शेर का मुंह खुला हुआ है, अरे भाई शेर जो है वो कोई मतलब की पेट थोड़ी जो, लेकिन तो मुस्कुराते मतलब से बताते थे कि पहले का शेर ऐसा था, अब जो है मुस्कुराता हुआ शेर होना चाहिए था। तो शेर जो है साहिल जी के मुस्कुराता थोड़ी होता है, शेर कोई पेट थोड़ी होता है। शेर का मतलब विजडम का प्रतीक है कि ठीक है जो नया भारत है वो अपने तरीके से और पूरे ताकत के साथ में, पूरे जोश के साथ में भरा हुआ है और पूरे उसमें जोश के साथ में और अपनी जो चुनौतियों से लड़ना जानता है और आगे बढ़ना जानता है। तो उसी प्रकार देखें तो अभी जो 4 बिल हैं, 5 बिल हैं और छोटे मोटे बिल कुछ भी हैं, तो उसमें इनको ये चाहिए कि पूरे तरीके से भरपूर उसमें इनको लगता है कि विरोध करें, चर्चा करें, कुछ भी करें, मणिपुर विषय को लेकर कुछ भी करें, लेकिन कृपा करके जो संसद है उसको चलने दें, संसद में बहस करें, पूरे तरीके से सामना करें। लेकिन उस तरीके से करके करेंगे तो उससे देखिए कि जो जनता के जो हित हैं उनका भी जो है वो स्वार्थ सिद्धि इनकी नहीं हो पाएगी। और दूसरा जैसे कि चुनाव जैसे जो भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो दल होते हैं चाहिए, उन सबका एक ही प्रयोजन, एक ही लक्ष्य होता है कि किस तरीके से ज्यादा ज्यादा जो जनता है उसको अपने पक्ष में करके और किस तरीके से वोट जो है ज्यादा हासिल करें। तो वोट हासिल करने की जनता के बीच में इनको दिखाना पड़ेगा कि हम आपके अच्छे नुमाइंदे साबित होते हैं, हम आपके लिए अच्छी अगुवाई कर सकते हैं, आपके मुद्दों को हर प्लेटफॉर्म पे, मतलब असेंबली हो चाहे लोकसभा राज्यसभा हो,
आदि का उठा सकते हैं, और उठा करके हम तरीके से पुरजोर तरीके से उसको पास करवा सकते हैं या उसका विरोध कर सकते हैं। तो जैसे पहले भाजपा ने बोला था कि मजबूत विपक्ष के नाते और हमेशा पुरजोर विरोध हर चीज करते थे, तो लेकिन अभी जो है वो उस तरह का जोश जो है विपक्ष में नजर नहीं आता। आपस में ही छिटपुट जो है अपनी घटनाओं से बोल रहे हैं। जैसे कि भोपाल में जैसे अभी रिसेंट की बात अगर बोले, सनातन पे कुछ जैसे कुछ को चीन बोल दी गई। इनका एक सहयोग दल है इंडिया अलायंस का, डीएमके, उसने सनातन और हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोल दिया। उसके अलावा उसका जो है आफ्टर मैथ मतलब उसका इफेक्ट ये पड़ा कि कमलनाथ जी ने जो इनकी भोपाल में रैली होनी थी उसके लिए कैंसिलेशन को बता दिया कि ठीक है अभी इसमें अगर होगी तो यहाँ पर जो है जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले जो अपनी सारी मेहनत की उसकी उसे पानी भर जाएगा, तो उसके लिए मना कर दिया। तो अभी देखिए जिस तरीके जो भी करें कुछ करें, जनता के हित की बातें करें, जो भी करें मतलब अपने तरीके से अपने फायदे की बात ऐसे रखें कि जिसमें कि नजर आए जनता को यहाँ ठीक है ये मजबूत पक्ष के तौर पर कुछ भी करके और एक बढ़िया तरीके से प्रोडक्टिव जो है टाइम का प्रोडक्टिव यूसेज कर रहे हैं और तरीके से करके आगे कुछ चीजों को दे करके और हमारी इकोनॉमी बढ़िया तरीके से करेंगे। और ये बढ़िया दल है जिसको हम लोग पीछे सपोर्ट करते हैं। नहीं तो अभी जो नेगेटिव जा रहा है, अभी मैसेज जो है पक्ष का सिर्फ साइड भी यही जा रहा है कि सर ये हवा मचा करके और एक ही वॉकआउट करें चाहे वो मतलब कुछ करें, इनका एक मैसेज जा रहा है पब्लिक क्लियर तो ये लोग किसी भी तरीके से सत्र को नहीं चलने देंगे। ठीक है, हिमांशु कुमार जी भी हमारे साथ है, नेता है कांग्रेस के। हिमांशु जी, क्या तैयारी रहने वाली है? 5 दिन का ये विशेष सत्र यहाँ पर बुलाया गया है। हालांकि सरकार ने अपना एजेंडा यहाँ पर बताया है कि 4 बिल का एजेंडा है और 75 साल आजादी के, इस पर भी पहले दिन चर्चा की जाएगी। क्या कहेंगे, किस तरीके की तैयारी, या इस बार भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा सदन का सत्र? जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से 140 करोड़ देशवासियों को आज एशिया कप की जो जीत हुई है क्रिकेट में, उसकी भी शुभकामना और बधाई। ये बड़ी जीत है, देश की जीत है। देखिए, विपक्ष का स्पष्ट मानना है कि आप पॉजिटिव काम करें, सत्ता पक्ष में है, कुछ ऐसे बिल लेकर के आए जिससे कि इस देश का भला हो। सिर्फ प्रोपगंडा करना या 4 बिल आप दिखा रहे हैं उसके पीछे अपने हितों को साधित करना या चुनाव के लिए कुछ करना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। हाँ। यदि आप बिल लाते हैं तो आप लाइए महिला आरक्षण विधेयक, जो आज बहुत दिनों से पेंडिंग है, 2010 से पेंडिंग है, 13 वर्षों से, उसको राज्यसभा में आप पारित करवाइए। आपको मालूम होगा साहिल जी इको हो रहा है, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वही सुनाई दे रहा है। नहीं सर, हम आपको अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। नहीं हम जो, अच्छा ठीक है। हाँ, देखिए, में एक तिहाई आरक्षण के संशोधन पेश किए थे और उसका ये प्रभाव हुआ, बाद में नरसिंहा राव जी उसको पारित करवाए और आज 15 लाख से ज्यादा महिला प्रतिनिधि इस देश में है, नगर पंचायत में और पंचायतों में। ये बड़ा ही ऐतिहासिक है, जो कांग्रेस का स्पष्ट मानना है और हमारे नेता मांग भी कर चुके हैं। यदि आप स्पेशल सत्र बुलाते हैं तो महिला आरक्षण विधेयक पर भी जो 13 साल से पेंडिंग है उसको लेकर के आइए। राज्यसभा में पारित नहीं करवा पाए थे, राज्यसभा में पारित था, लोकसभा में पारित नहीं करवा पाए थे, आप उसको लोकसभा में 1/3 महिलाओं को आरक्षण भी दिया। इसकी तैयारी। दूसरी बात, किसानों को, जो किसानों की आय दोगुनी करने की बात आपने कहा था, जिसको लेकर के आप वादा करके सत्ता में आए थे और 3 काले कानून लेकर के आए, शायद हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि एमएसपी की कानूनी गारंटी आपने बहुत सारे उद्योगपति मित्रों के लिए आपने काम किया है, आप कर दीजिए। किसानों के लिए इतना तो कर दीजिए कम से कम कि एमएसपी की कानूनी गारंटी होगी। एमएसपी से कम पर कोई भी उत्पाद जो है किसानों का नहीं खरीदा जाएगा, इसकी गारंटी कर दीजिए। और एक जो और गारंटी आप कर दीजिए, विधेयक लेकर के आइए नौजवानों के लिए, जो आप अग्निवीर और अग्निपथ जैसी योजना लाए हैं उसको आप वापस ले लीजिए और इसकी जगह पर आप रोजगार की गारंटी का विधेयक लेकर के आ जाइए, स्वागत करेंगे आप। इसके साथ ही चर्चा होनी चाहिए। तो इस देश में महिलाओं का लगातार उत्पीड़न हुआ है, इस देश में जो नौजवानों का लगातार हकों का शोषण हुआ, उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। एक दूर की घटना की चर्चा करना चाहेंगे, मणिपुर की घटना की चर्चा करना चाहेंगे। हम इस देश में बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई पर भी चर्चा करना चाहेंगे। हमारे मित्र भी कह रहे थे कि तेल का मुंह खुला हुआ है, उस पर विपक्ष को आपत्ति क्यों नहीं होना चाहिए। जो अशोक का स्तंभ है, जो हमारा पहचान है,
उसमें यदि छेड़छाड़ होता है तो हमारी आपत्ति क्यों है? हम आपत्ति कैसे नहीं प्रकट करेंगे? ये तो आपत्ति जायज है, ये आपत्ति तो होनी ही चाहिए। इस देश के संविधान के साथ, इस देश के प्रतीक चिन्हों के साथ यदि सत्ताधारी दल ठीक है हाँ। करना चाहेगा तो कैसे विपक्ष बर्दाश्त करेगा? हम देश की आजादी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आजादी, हमने देश की आजादी से पहले, आजादी के बाद अपनी कुर्बानियां दी एकता और अखंडता के लिए। हम कैसे अपनी कुर्बानियों को भूल गए? कैसे इस देश को हम नीलाम बोलेंगे? ये नहीं हो सकता है। देश हम सारे बिंदुओं पर चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आलोक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक वत्स जी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही साथ हमारे साथ आजाद गांधी जी नेता हैं आरजेडी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ संजय चक्रवर्ती प्रवक्ता है टीएमसी के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभा रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का भी बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। आलोक जी, अचानक से विशेष सत्र क्यों, और 4 बिलों को लेकर यह विशेष सत्र बुलाया गया, कौन मानेगा? कौन मानेगा से आपका क्या अभिप्राय है? ये लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत हमने ये काम किया है। ये सरकार को अधिकार है कि अगर वो समझती है कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए तो वो बुला सकती है। नहीं, बिल्कुल अधिकारों की बात नहीं कर रहा सर। मैं ये कह रहा हूं कि 4 बिल जो एजेंडे में बताए गए हैं यहाँ पर, क्या उसके लिए इंतजार नहीं किया जा सकता था शीत सत्र का? अभी ये विशेष सत्र बुलाने के लिए, मतलब सिर्फ इन 4 बिलों के लिए ये सत्र बुलाया गया है? देखिए, सत्र एक बिल के लिए बुलाया जा सकता है। ये जो सरकार चला रहे हैं ये उन पर डिपेंड करता है कि वो इसको कितनी मान्यता दे रहे हैं, कितना इसको तरजीह दे रहे हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं, इसको अभी इस पर चर्चा होनी चाहिए तो उन्होंने बुलाया है। अब ये विपक्ष पे है कि वो चर्चा में भाग लें या पिछली बार की तरह फिर भागे फिरें। तो अगर भागे फिरेंगे तो ये बिल बगैर चर्चा के पास हो जाएगी। हाँ। ये बगैर चर्चा के पास हो जाएगी। अच्छा, लेकिन आलोक जी, जो सरप्राइज फैक्टर और सडन फैक्टर के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये संशय हमेशा बना रहता है कि कुछ तो अलग होने वाला है, कुछ तो सरप्राइज निकलकर सामने आने वाला है। देखिए, जो बिल आएंगे हाँ, वो सदन में रखे जाएंगे। उन पर जिनको चर्चा करना होगा चर्चा करेंगे, जिनको चर्चा नहीं करना होगा, भाग जाना होगा चर्चा से, वो भाग जाएंगे। तो बिल तो सदन में आएगा ही, और सदन में आने का मतलब है चर्चा के लिए आएगा। अगर चर्चा में आप भाग लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भाग लेंगे पिछले सत्र की तरह, अगर आप बाहर ही रहेंगे तो बगैर चर्चा के बिल पारित होगा। चलिए, संजय चक्रवर्ती जी, आपकी भी प्रतिक्रिया। विशेष सत्र यहां पर बुलाया गया है और सरकार ने अपने 4 बिल का जो एजेंडा है वो भी यहां पर सामने रख दिया है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, चुनावी वर्ष में सरकार अपना ढिंढोरा पीटने के लिए ये सत्र बुलाया है। जो काम रैली करके नहीं कर सकते हैं वो संसद में रह करके इसको ढिंढोरा पीटेंगे अपना। G20 और ये सम्मेलन वो सम्मेलन करके ये सारी चीजें ये ढिंढोरा पीटने की ये कवायद है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा 1 महीने 10 दिन पहले ही ये सत्र खत्म हुआ है, मानसून सत्र, तो उसमें भी ये चर्चा हो सकती थी। प्रधानमंत्री भागने वाली बात बोल रहे थे, 22 दिन सत्र चला, प्रधानमंत्री 21 दिन तक भाग रहे थे। तो भागा कौन? हम भागे या आप भागे? 21 दिन तक भागते रहे और तब उसको पकड़ करके लाया गया, बाकायदा उनको अविश्वास प्रस्ताव भेज करके उनको पकड़ करके लाया गया, तब जाकर के वो आ करके आए बाएं छाए बोलते रहे, लेकिन मुद्दे पे बात चर्चा नहीं करते रहे। 2.25 घंटे तक केवल सिर्फ और सिर्फ 44 बार कांग्रेस को कोसना और हंसी ठटाका मजाक करना, जबकि मणिपुर के मुद्दे की बात करनी थी, लेकिन वो मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे, हंसने के लिए मजबूर कर रहे थे लोगों को। तो ऐसे सीरियस मुद्दे पे अगर प्रधानमंत्री मजाक कर रहे हैं, हंस रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री सीरियस है ही नहीं। आपने खुद देखा होगा कि अभी हाल ही में जो है अनंतनाग में घटना हुई और प्रधानमंत्री जश्न मना रहे थे G20 का। क्या ये टाला नहीं जा सकता था? ये टाला जा सकता था, लेकिन उन्होंने अपने कार्यक्रम को, क्योंकि उनको ढिंढोरा पीटना था, वो ढिंढोरा मंत्री हैं और ढिंढोरा पीटना था, इसीलिए वो ढिंढोरा पीटा। और जाकर के वो मध्य प्रदेश में जाकर के सनातन के बारे में, अरे आपने काम किया कि नहीं किया इसके बारे में चर्चा करो ना। आप करना क्या चाहते हो चुनाव के समय, इसके बारे में चर्चा करो। शिवराज सिंह चौहान ने किया क्या, इसके बारे में चर्चा करो। सनातन की रखवाली करोगे? आप होते कौन है सनातन की रखा करें? सनातन आदिकाल से चला रहा, महान था, महान है, महान रहेगा। किसी की औकात नहीं कि सनातन के बारे में कोई नेता अगर कुछ बोल देता है
तो सनातन खतरे में आ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ बरगलाने की बातें हैं और कहीं कुछ नहीं है। और चलिए ठीक है, अभी फिलहाल हम मुद्दे पे रहते हैं, सनातन पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। संजय जी वापस लौटूंगा, आजाद गांधी जी भी हैं, जल्दी से उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेता हूं, उसके बाद एक ब्रेक के लिए भी हमें यहाँ पर रुकना होगा। आजाद जी जल्दी से आपकी भी प्रतिक्रिया इस पर। विशेष सत्र बुलाया गया है, 18 से 22 तारीख तक ये विशेष सत्र चलेगा, 4 बिल पेश किए जाने हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का काफी राजनीति छुपा हुआ है भीतर से। जो इस बिल को आज ये ला रहे हैं, उस बिल को हम 2013 में भी लाए थे इसके पहले, और उस बिल को हम लोगों ने विरोध किया था, हमारी पार्टी ने इसलिए विरोध किया था कि जो महिला आरक्षण विधेयक आ रहा है, उस महिला आरक्षण विधेयक में जो वंचित वर्ग की महिला हो उसके लिए विशेष स्थान होना चाहिए। ऐसे महिला विधेयक लाने से हमको नहीं लगता कि कोई फायदा होने वाला है। अगर हम उसमें जोर देते हैं कि दलितों के लिए इसमें 2% आरक्षण, 3% आरक्षण, अति पिछड़ा जो बिलो पॉवर्टी है जो समाज है, जो राजनीतिक का मुंह अभी नहीं देख पाया है, वैसे लोगों महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री पक्षधर हैं, प्रधानमंत्री जी सिर्फ प्रचार, इनको प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग नहीं देखते, ये प्रचार मंत्री है। हाँ। ये दिन रात चाहते हैं कि किसी तरह से ये पुनः सत्ता 14 भी ले लें और 14 भी लिए, 20 भी लिए और 25-24 भी हम लेंगे 19 के बाद। तो ये इनका रणनीति है, ये रणनीति अभी कामयाब होने वाला नहीं है। ये आज सत्र बुला ले, फिर 2-4 दिन के बाद सत्र बुला ले, हम इसकी चिंता हम लोगों को नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री को जिन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, बेरोजगारी पर चर्चा सदन में होनी चाहिए, जो विदेश में लोग पलायन हो रहे हैं उसकी भी चर्चा सदन में होनी चाहिए। इन तमाम बिंदुओं पर आज देखिए देश की हालात क्या बना करके रख दिया गया है, अर्थव्यवस्था खराब हो गया देश का। ये सिर्फ सनातन की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, और ये सनातन की बात करते हैं। सनातन किसी का बकौती धन नहीं है, सनातन विश्व की संपत्ति है और विश्व के तमाम लोग इसकी संरक्षा सुरक्षा के लिए सबने चलिए ठीक है इसको हम लोग सुरक्षित रखें। चलिए ठीक है, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। जैविक खेती से लहलहा रही प्रदेश की फसलें गोबर से बने खाद और गौमूत्र से बने कीटनाशक से समृद्ध हो रही फसलें। हमारे गांव में जैविक खाद का बहुत अच्छा उपयोग किया जा रहा है, और जो कि हम लोग जैविक खाद का उपयोग करते हैं, जिससे हम लोगों को खेती में अच्छा उन्नत हो रहा है और रासायनिक खाद की अपेक्षा हमको उसमें बेनिफिट अच्छा मिल रहा है। जैविक खेती से मिल रहा जैविक अनाज प्रदेश में जैविक क्रांति ले रही है तेजी। केड़ा मसाला होए, छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सबको मजेदार बने। बदलाव के दौर से गुजर रहे पंजाब का साक्षात्कार इन दिनों स्वास्थ्य क्रांति से हो रहा है। आम आदमी क्लिनिक की जो फैसिलिटीज हैं, ये बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी हैं। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। इतनी आसानी हो गई है सोच से भी ज्यादा। पिछले 1 साल में 664 आम आदमी क्लिनिक का निर्माण अपने आप में एक रिकॉर्ड है, यानी हर दिन 2 नए क्लिनिक। पुअर पीपल और गांव के लोगों के लिए जो प्राइमरी हेल्थ केयर हो एक्सेसिबल और अफोर्डेबल होगी। आम आदमी क्लिनिक ने हमारी जिंदगी बदल दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्राथमिकताएं पहले दिन से बिल्कुल साफ थी। स्वास्थ्य हर व्यक्ति का अधिकार है जिसे उसे मिलना ही चाहिए। इस मिशन के कुछ बुनियादी उसूल तय किए गए। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, सबको एक समान मिले, आसानी से मिले,
और सबसे अहम निःशुल्क मिले। डॉक्टर्स कंसल्टेशन, पेशेंट्स को डायग्नोस्टिक सेवाएं जिसमें 41 तरह के टेस्ट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। छोटी मोटी बीमारी पर हर महीने हजारों रुपए खर्च हो जाते थे, जो कि अब बच जाते हैं। ऐसी सुविधा हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। पिछले 1 साल में 50 लाख लोगों ने इस सेवा का लाभ उठाया। तकरीबन 30 करोड़ की मुफ्त दवाएं दी गई और करोड़ों रुपए के फ्री टेस्ट किए गए। गरीबों के लिए तो ये सचमुच वरदान साबित हो रही है। जब हम प्राइवेट कहीं भी जाएं तो 600-700 रुपए तो फीस ही है। हमारी काफी बचत हो रही है। वी आर वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट। लोग खुश हैं। सरकार का ये कदम आम आदमी के जीवन को एक खास तरह से छू रहा है, ऐसे जैसे कोई अपनों के लिए अपना फर्ज निभा रहा हो। चाहे खरीदना हो अपना घर या हो रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, मुझे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे पीछे एसएमसी है। एसएमसी, मनी वाइज बी वाइज। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखें, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें। सबका दिल करता है, इसीलिए लोग जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, काजू बादाम किशमिश मेवे खा रहे हैं, प्रोटीन के डिब्बे घोल घोल कर पी रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी सेहत बन जाए। लेकिन सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं है, उनको खाया पिया लगता नहीं। इसलिए हमारी संस्था ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं पिएं वो आपके शरीर पर पूरी तरह से लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, मसल्स बढ़े, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। थोड़ी सी भी कसरत करें तो शरीर पर पूरा असर, पूरा निखार आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका फर्क नजर आ जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे। जब गैस सताए यूनियन एंजाइम लो, इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियन एंजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना पूरे प्रदेश में बहनें ध्यान से सुने, ये केवल योजना नहीं है, ये लाडली बहना आंदोलन है, आंदोलन। और यह आंदोलन है बहनों के दुख दूर करने का आंदोलन। हर माह की 10 तारीख आत्मसम्मान वाली, मध्य प्रदेश के हर आंगन में लौटी खुशहाली। मध्य प्रदेश में 1.31 करोड़ लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से योजना की राशि भेजी जा रही है। आपके हमारे लाडले भैया ने पैसे डाले, उसका हमारा ऑपरेशन हुआ, हम उनसे गोली दवा ले रहे हैं। लाडली बहनों के चेहरों पर अब कोमल मुस्कान। एक किस्त से मैंने पलंग लिया है और दूसरी किस्त पे थोड़े और पैसे मिला के मैंने बकरी ली है और सामान पे साड़ी माड़ी ली, राखी ली। नहीं किसी की आंखों में आंसू, पैसों की किल्लत अब कल की बात। हमको हमारे पति पैसे नहीं देते हैं, तो इसलिए हम उस पैसों से खर्च कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की गरीब बहन बेटियों की जिंदगी बदलने का जो बीड़ा उठाया था वो अब पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत मिल रही धनराशि की वजह से अब महिलाएं सामाजिक रूप से सशक्त और आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो रही हैं। और जिस दिन मौका मिल गया 3000 रुपया ये राशि कर दी जाएगी, हर महीना 3000। विश्व में महिला कल्याण की सबसे बड़ी योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद
भाई शिवराज यही नहीं रुकने वाले। लाडली बहना योजना की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी गई है। इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह करने का प्रयास हो रहा है। यही नहीं, इस रक्षाबंधन पर भैया ने अपनी बहनों को 250 रुपए की छोटी सी सौगात भी दी है। शिवराज सरकार का यही प्रयास, नारी की भागीदारी से हो प्रदेश का विकास। तो ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक जी, लगातार विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो एक बिल है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का जो बिल है, वो सरकार लाकर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर पूरी तरह से कब्जा बैठाने की कोशिश में है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मनगल बातें हैं। विपक्ष बार बार इन चीजों को पेश करके क्या समझाने की कोशिश करता है, क्या हासिल करने की कोशिश करता है, ये मेरे समझ में नहीं आता है। ये जितनी भी कवायद है सब लोकतंत्र के अधिकारों के तहत है, तो इसमें कब्जा करने की बात कहाँ से आ गई? कोई कब्जा कर सकता है। अगर कब्जा कर लिए होते तो ये हिमाचल जीत जाते, कर्नाटक जीत जाते, वहाँ ईवीएम ठीक हो जाता। ये सब बातें जब इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता है कि जबरदस्ती किसी मुद्दे को मुद्दा बना के पेश कर देते हैं। ऐसा कोई लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है कि आप चुनाव आयोग पर आप कब्जा के एक पर्टिकुलर पार्टी कब्जा कर ले? ये सब तथ्यहीन बातें हैं। मैं भी कुछ भी चीज इनके ऊपर मैं भी लगा सकता हूँ, उससे थोड़ी कोई कन्विंस हो जाएगा। किसी चीज का कुछ तथ्य के पीछे कुछ कारण बताएं, कुछ इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी दे। सीधे किसी पर आरोप मर देने से आरोप थोड़ी सिद्ध हो जाता है। बिल्कुल बेबुनियादी तर्कहीन बातें हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है। देश तरक्की कर रहा है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आके खड़ी हो गई है। वर्ल्ड बैंक IMF की रिपोर्टें बता रही है कि अगर यही रफ्तार की गति बनी रही तो विश्व में तीसरा स्थान का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में भारत को कोई नहीं रोक सकता है। तो हमारा सारा ध्यान तो उन चीज़ों पर केंद्रित है। इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार हो गए हैं, तो कुछ न कुछ अनर्गल बातें लेके ये चाहते हैं कि समाज में इसी पर हम कुछ दिन डिस्कशन करके अपने को जीवित रखें। ये इलेक्शन गिमिक्स है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। ठीक, हिमांशु जी, घबराहट किस बात की है? क्या ले आएंगे, क्या ले आएंगे? आप, सरकार का ये कहना है कि इन्होंने इतने साल, जो विपक्ष है उसने भी हुकूमत की है पूरे देश पर, और ऐसे में इतनी ज्यादा घबराहट कि अगर सरकार ये विशेष सत्र बुला रही है तो कुछ पता नहीं क्या ही कर देगी। अगर कुछ लेकर आती भी है तो उस पर चर्चा होगी, तमाम चीजें होंगी। इतनी घबराहट किस बात की? देखिए साहिब जी, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सरकार वो तो जनता करने लायक नहीं। चूंकि आप देखे हुए किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून लेकर के आए जी, उस समय भी चर्चा नहीं हुई थी, और फिर जब वापस लिए तो फिर चर्चा नहीं हुई। तो ये तो निश्चित रूप से संदेह बनता है, और संदेह के घेरे में सरकार है। क्योंकि अभी जस्ट कुछ दिन पहले मानसून सत्र खत्म हुआ और फिर शीतकालीन सत्र अमूमन नवंबर महीने में होता है, तो फिर इतनी जल्दीबाजी क्या थी, क्या है इसके पीछे एजेंडा, ये तो सरकार को बताना पड़ेगा। निश्चित रूप से आप देखेंगे साहिल जी, आने वाला समय बताएगा कि इसके पीछे छुपा हुआ एजेंडा है इस सरकार का, और कुछ न कुछ करना चाह रही है। क्योंकि विवेक ओबराय जो प्रधानमंत्री जी काफी निकटस्थ हैं, वित्तीय सलाहकार समिति में हैं, उनका ये कहना कि संविधान को बदल देना चाहिए, ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। आप देखिए, चुनाव आयोग को जिस तरह से कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को वहां से हटा दिया गया है, तो ये तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है ही, और इस तरह की बातें ये कर भी रहे हैं। अभी चिंता और इसलिए हम लोगों का बढ़ गया, जिस तरह से हमारे मित्र आलोक जी बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि हमारी बहुमत की सरकार है, संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार तो बहुत है, संवैधानिक अधिकार है, तब ने आप रातों रात आकर के 3 काले कानून लेकर के आ गए किसानों के खिलाफ। संवैधानिक अधिकार है, तब आप नौजवानों के खिलाफ कानून लेकर के आ गए। इस तरह के कानून तो आप लाते रहते हैं। तो चिंता तो वाजिब है विपक्ष की, और विपक्ष को इस देश की चिंता है। ये कह रहे थे हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र आलोक जी
कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए। ठीक है, 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए, ये आर्थिक सुधार का दिन है, लेकिन आप भुखमरी में अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आगे निकल गए, इसको क्यों नहीं बताते? इस देश को ये भी बताना चाहिए ना कि आप भुखमरी में कहाँ खड़े हैं, इस देश को कहाँ ले जाकर के रखी है। शायद ये सच्चाई ये है कि इस देश में गरीबी और अमीरी के बीच में बहुत बड़ा पार्ट बढ़ रहा है। जो खाई है बहुत चौड़ा होता जा रहा है, अमीर तेजी से अमीर होता जा रहा है और गरीब और मध्यम वर्ग के लोग नीचे की ओर खसकते जा रहे हैं। आप जानते होंगे 27 करोड़ लोगों को यूपीए गवर्नमेंट ने गरीबी रेखा से बाहर कराया था। अब 21 करोड़ लोगों को इन्होंने फिर से गरीबी रेखा के नीचे धकेलने का काम किया है। तो ये इनका सच्चाई, ये सच्चाई का आईना है। ये तो ये इस बात पर चर्चा करेंगे नहीं और इस पर बोलेंगे नहीं। तो विपक्ष का जो भी चिंता है वह वाजिब चिंता है। विपक्ष चाहती है कि सरकार पॉजिटिव काम करे, लेकिन चुनाव को देखते हुए, सस्ती लोकप्रियता को देखते हुए ये कुछ भी अनर्गल और असंवैधानिक काम करने के लिए तैयार है। या तो ये संविधान में बहुत बड़ा छेड़छाड़ करने का प्रयास करेंगे या चुनाव आयोग को कमजोर करके अपना वर्चस्व हासिल करने का काम करेंगे। या इस देश में लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो भी होगा शायद ही ये करने का भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है आलोक जी, पिछली बार भी जब संसद का सत्र चल रहा था तो तमाम हंगामे इसी बात को लेकर हुए कि सरकार चर्चा नहीं चाहती है, चाहे वो रोजगार की बात हो, मणिपुर हिंसा की बात हो, नूह हिंसा की बात हो। इन तमाम चीजों पर विपक्ष मांग कर रहा है कि अब जब विशेष सत्र बुलाया गया है तो इन पर भी चर्चा होगी। चर्चा देखिए, अभी जो एजेंडा है वो साफ है। उसके अलावा अगर कोई एजेंडा में जुड़ेगा तो ये वक्त बताएगा। अभी के फिलहाल में तो जो ये लोग कह रहे हैं वो एजेंडे में है नहीं, क्योंकि भी जातिगत जनगणना के लिए कुछ परमिशन मांगी गई थी, वो अभी सरकार ने के पास गया है, कल तक सरकार के पास आ जाएगा। उसके बाद सरकार डिसाइड करेगी कि इसमें कोई चीज जोड़ा जाए या नहीं। ठीक है, हमारे साथ संजय चक्रवर्ती लगातार बने हुए हैं। संजय जी, किसी बात पर सहमति बनने के आसार हैं? क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि विपक्ष हंगामा करता है, हंगामे की भेंट जो सदन की कार्रवाई होती है वो चढ़ जाती है। इस बार क्या लगता है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिस पर सहमति बन पाए? कहते हैं विपक्ष हंगामा करता है, सरकार जो है सदन को चलने ही नहीं देना चाहती, तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष के पास रास्ता क्या रह जाता है? विपक्ष के पास रास्ता सिर्फ ये रह जाता है कि वहां पे जाकर के किसी तरीके से लोगों के सामने अपने बताया तो सरकार आखिर कर क्या रही है। क्योंकि मैक्सिमम मीडिया तो आप देख ही रहे हैं तो सिर्फ सरकार का गुणगान करती है। प्रधानमंत्री जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, संसद में आते नहीं है, उनका काम ये है विदेशों में केवल घूमते रहना। तो जो सरकार का मेन मुखिया, जिनको जो है किसी के गिद्दर से कोई परवाह नहीं है, किसान मर रहे मरने दो, जवान मर रहे मरने दो, बेटियां जो है उनके साथ जो है सड़कों में जो है बलात्कार हो रहा है या उनके साथ घसीटा जा रहा है, घसीटने दो। हमारा राज्य चला, आजकल प्रधानमंत्री ना रह के राजा हो चुके हैं। तो राजा और हम लोग को प्रजा समझते हैं, पूरा देश को प्रजा समझते हैं, उनको सोचते हैं वो जो बोलेंगे वही होगा। और सारे के सारे मैक्सिमम मीडिया हम देखते हैं कि वो जब बोलते हैं तो उसके ऊपर डिबेट होता है, उसके ऊपर बात चलती है, लेकिन कोई भी सरकार से सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता। ये संसद ही एक जगह रह जाता है जहां से हम सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी बाउंडेशन है कि भाई सरकार का जो मेन मुखिया वही नहीं आ रहा है, तो फिर सवाल पूछे तो किससे पूछे? तो हंगामा ही तो होगा ना। अगर प्रधानमंत्री शीतकाल इसमें मानसून सत्र में आए होते, शुरू से बैठे होते, तो शायद हंगामा होता ही नहीं। हंगामा किस बात के लिए हो रहा था? मणिपुर के बारे में हो रहा था, नूह के बारे में हो रहा था, हंगामा तो इसी बात के लिए हो रहा था। आखिर हम लोगों के लिए मजबूरी थी कि हम जानते थे अविश्वास प्रस्ताव हम हार जाएंगे, लेकिन वही एक रास्ता बचा था कानून का, एक वही हमारे पास छड़ी बची हुई थी जिससे हम प्रधानमंत्री को खींच करके ला सकते थे। वरना तो राजस्थान और मध्य प्रदेश वहां जाके वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, उनको कोई मतलब ही नहीं था कि संसद चल रहा था। तो ये सारी चीजें सबके सामने हैं और ये देश देख रहा है। देश को अब आप बेवकूफ नहीं बना सकते। अभी चुनाव आयोग के बारे में बात है, चुनाव आयोग में क्या गड़बड़ी थी कि वहां पे जो है सीजीआई थे, क्या जरूरत थी? अब आप अपने कैबिनेट मंत्री को लाना लाएंगे तो अब अमित शाह को लाएंगे, इसके अलावा आप किसी को लाएंगे भी नहीं और किसी भरोसा नहीं है। आएंगे अमित शाह जी आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि 2-1 मतलब हमारे विपक्ष के नेता की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अपने आप जो है चुनाव आयोग आपका हो जाएगा। सीजीआई रहता तो एक वैल्यू रहती, लेकिन आपने उस वैल्यू को भी खत्म कर दिया। आप पूरी तरीके से हर चीज को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, हर चीज को। तो ये चीज चलेगा नहीं, ये तानाशाही से देश नहीं चलता।
तानाशाही श्रीलंका में आपने देखा था, 50 साल का विजन बना करके निकले थे, क्या हुआ? खत्म हो गए ना 10 साल के अंदर। तो वो भी यहाँ पे भी जो है जनता धीमे धीमे अंदर से अंदर भड़क रही है, क्योंकि जनता के मुद्दे पे बात नहीं होती, बात होती है सिंपल वे से, कहीं धर्म, कहीं मुसलमान, कभी पाकिस्तान, कभी कुछ, लेकिन असल मुद्दों पे कभी बात नहीं होती। न पेट्रोल डीजल, न गैस, न बेरोजगारी, न काला धन, न 100 स्मार्ट सिटी, ये सारी चीजों को लेके बात नहीं होती। चप्पल पहन के हवाई जहाज जाने वाला आदमी, उसके तो अपने कपड़े तक उतरवा लिए। तो ये सारी चीजें तो हालत हो गई देश की। और बताते हैं हम 5वीं अर्थव्यवस्था बने, अरे 105 लाख करोड़ के हम लोन ले चुके हैं, कहा वो बात नहीं करेंगे? 14 प्रधानमंत्री ने मिलकर के 55 लाख करोड़ लिया, आपने अकेले पिछले 9.5 साल में 105 लाख करोड़ रुपए का लोन ले दिया। एक आदमी जो बच्चा पैदा होता है लाखों का कर्ज लेकर के पैदा होता है, उसके बारे में ढंडोरा नहीं पीनेगा, पीछे ना डंका बजाइए उसके। ठीक है, हमने इतना लोन ले रखा हुआ है, नहीं बात करेंगे उसके बारे में। आलोक जी, आप लोग संशय की स्थिति बनने ही क्यों देते हैं? विपक्ष का यह आरोप है कि विपक्ष के सामने सरकार जो है वो मुद्दे रखती ही नहीं है, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि अगर वो मुद्दे खुल जाएंगे जिन पर चर्चा होनी है संसद में, तो कहीं ना कहीं जो सरकार का एजेंडा है वो पीछे रह जाएगा। आलोक जी, सुन पा रहे हैं आप? आलोक जी, लगातार विपक्ष की तरफ से यह आरोप लग रहा है कि जो सरकार का एजेंडा है वो कहीं ना कहीं इसलिए धूमिल हो सकता है, और इसी डर की वजह से जो सरकार है वो अपने तमाम मुद्दे जो हैं वो विपक्ष के सामने रखती ही नहीं है, क्योंकि सरकार को इस बात का डर है कि अगर विपक्ष के सामने वो तमाम मुद्दे पहले ही खुल जाएंगे तो संसद में जो एजेंडा है सरकार का वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा। ये किसने कहा आपसे? सत्र के पहले एजेंडा लाना उन नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट है, और उसको हर वक्त लाया जाता है, अभी भी लाया जाएगा। उस पर ये डिस्कशन करें, और डिस्कशन करने के बाद बिल पारित होने के लिए तो संख्या बल चाहिए जी। कोई भी बिल तो संख्या बल से पारित होती है, तो उसमें अगर इनके पास संख्या बल है तो उसको रोक दें, लेकिन चर्चा में तो भाग लें। पिछले जितने भी सत्र हैं उसमें आपने देखा है कि ये चर्चा में नहीं रहे, ये चर्चा के पहले उठ के बहिर्गमन कर गए। इस बार इनसे अनुरोध है कि आइए चर्चा में भाग लीजिए, अनर्गल बातें न कीजिए, तार्किक बातें कीजिए, देश भी समझेगा कि आप एक अच्छे ऑपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आजाद गांधी जी हमारे साथ हैं, नेता हैं आरजेडी के। आजाद जी, क्या मिलकर काम नहीं हो सकता है? और इस बार जिस तरीके से 5 दिन का ये विशेष सत्र यहाँ पर रखा गया है, 18 तारीख को 75 साल आजादी के, इस पर चर्चा होनी है, तब से लेकर अब तक जिस भी तरीके से जो जो चीजें हुई हैं उस पर चर्चा होनी है, तो ये तो अच्छी बात है। इस पर मिलकर इस बार काम नहीं हो सकता है? देखिए, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नीति और सिद्धांत अगर वाकई में सही रहे तो हम लोग साथ दे सकते हैं। अगर विपरीत रहेगा, देश के विपरीत, संविधान को ताक पर रख करके संविधान चलाने का, देश चलाने का, ये चीजें हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। संजय जी, ये लोग आप देख रहे हैं कि देश की स्थिति को क्या बना के रखा है। देश बिक गया है, बचा कुछ नहीं है, अब खोखला है। अब अगला प्रधानमंत्री जो भी बनेगा इधर से INDA से, इनको काफी मशक्कत करना पड़ेगा देश को चलाने में। कि देश में रहा नहीं कुछ है। अब अडानी अंबानी ऐसे आदमी को पूरी संपत्ति इन्होंने दे दी, सिर्फ इसलिए कि चुनाव में ये लोग फाइनेंस करते हैं। ये पैसा के ताकत के बल पर जितनी भी रणनीति अपना रहे हैं, ये पैसा के ताकत के बल पर। आप बताइए कि फिकी ने, मेरे कई साथियों ने कहा कि जब इसके पहले सदन चला तो इन मुद्दों को रखना चाहिए, जो मुद्दा अभी है इस पर भी हमारा खर्च होगा। ये मनमानी कर रहे हैं। डेमोक्रेसी को, जो इस दुनिया में भारत का लोकतंत्र का एक नाम है कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसको बदनाम करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एड़ी चोटी कर रखा। आप देखिएगा जो समय बचा है इनका, तो 4-5 महीना जितना है ये बर्बाद कर करके ये हाथ धो लेंगे, देश को बर्बाद कर देंगे। ये बिल ये सब जितना ला रहे हैं सब वोट पॉलिटिक्स है कि 50% आबादी महिलाओं का है। तो हम महिला बिल ला करके 50% महिला को अपने तरफ मुखातिब कर लेंगे। इनको नहीं पता है
कि 80% गरीब गुरबा महिलाएं हैं इस देश में। हम लोग तो आरक्षण में आरक्षण की बात करते हैं, ये होनी चाहिए। पहले भी हमने कहा था और अभी भी मैं कह रहा हूँ। इसलिए इनका जो नीति है डेमोक्रेसी के विरुद्ध है। हम लोग इनका हर समय विरोध करेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है, दिनेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए। दिनेश जी, 4 बिल के लिए ये सेशन जो है वो नहीं है, इस संदेह के पीछे किसी तरह की कोई नींव नजर आ रही है आपको? पहले देखिए कि जो विशेष सत्र जो रखा गया है, तो ये तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है जो भी चीज कुछ होंगे तो वो जनता के हित की कोई ना कोई बातचीत होंगे। और देखिए दर्शाता एक तरह से आप जैसे कि देखने की, जैसे कि आधा गिलास भरा हुआ और आधा गिलास खाली देखने की जो अपनी किसकी क्या सोच है वो हिसाब से करें। लेकिन देखिए जैसे कि कोई ना कोई जैसे कि मतलब कोई स्थिति ऐसी कई बार होती है कि ठीक है, अगर सरकार अगर बिल्कुल सीरियस अगर है तो अपने तरीके से कुछ ना कुछ बिल जैसे उनको वो ही चाहती है कि भाई ज्यादा लंबा इसको नहीं लटकाना चाहिए और अभी सीरियस डिस्कशन के लिए इसको लाना चाहिए पैनल पे, और सीरियस डिस्कशन पे ला करके और उसको पारित करना। तो उसी को सोच करके मतलब जो है वो सरकार ने कहीं ना कहीं रखा होगा। और दूसरी बात एक मैं आपके माध्यम से और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अब महिला जो है आरक्षण बिल जो है तो काफी दिनों से लंबित जैसे था गुस्सा, तो लंबित क्यों था मेरी समझ में नहीं आता। जैसे ठीक है अभी हालांकि जैसे एनडीए जो है तो एनडीए इसको पारित करने के तो उस वक्त ही जैसे कांग्रेस ने अपने CWC के अंदर उसको विधेयक अपना लेके आए कि ठीक है हम लोग सरकार के सामने मांग रखते हैं कि इसको पारित किया जाए। इससे पहले जब इंडिया अलायंस के बोले या यूपीए के बोले वो जब सरकार थी तो उस वक्त जब इतना लंबा इनका शासन चला तो उस वक्त महिलाओं को लिए कहा गया था। दूसरी बात जैसे कि जहां पर जो शासन अभी कांग्रेस का या अन्य दलों का है, टीएमसी पर भी कुछ न कुछ जैसे है इनका प्रतिनिधित्व है महिलाओं का। इसके अलावा कांग्रेस ने जो है हिमाचल में, राजस्थान में, पंजाब में और जी दिनेश जी बोलिए। जी हाँ, पंजाब में आपकी सरकार है। हाँ। तो इन जगहों पे जो है कितने जो है महिलाओं को इन्होंने मतलब कितनी महिलाओं को इन्होंने और कैबिनेट में रखा है या मंत्री बनाया, तो वो सोचने की बात है। या अन्य जो मुद्दे जो जैसे लेके आने की बात है तो कितना सीरियस है, कितना सीरियस वो चीज लेके आए। और दूसरा जैसे कि इकोनॉमी की बातचीत आती है तो इकोनॉमी की बातचीत पहले क्या मतलब क्या गरीब जो लोग थे उनके मुद्दे कितने उठाने की बातचीत थी, कितने नहीं थी। और दूसरे देखिए पार्लियामेंट में जाकर के जैसे कि मतलब कि सत्य की सरकार की चलाने की जिम्मेदारी होती है। जल्दी तो सरकार कब कैसे जाएगा, वॉकआउट अगर कर जाएगा, पक्ष अगर जो अगर चलाने के पास उसमें है और विपक्ष अगर वॉकआउट करता है या विपक्ष अगर हंगामा खड़ा करता है तो किस तरह की क्या चर्चा होगी, ये समझने से बाहर है। तो तरीके से करके चलते हैं। और जो जनता के मुद्दे की बात करें, जैसे किसानों की बात की, अडानी की बात भी अगर की तो उसे थोड़ा सा अलग से मैं बताना चाहूंगा कि अडानी की जब जेपीसी की गठन की बातचीत थी तो शरद पवार जी ने साफ विरोध किया था कि इसमें मेजोरिटी मेंबर जो है पक्ष के होंगे और उसमें जैसे क्या करें कि पक्ष के अगर होंगे तो ज्यादा जो है उसके मतलब नेगेटिव वोटिंग होगी। तो उस केस में आप मान के चलने की जैसे उसका कुछ हो ही नहीं पाएगा। दूसरा जगह जहाँ सरकारें कांग्रेस की हैं तो वहाँ सब जगह या टीएमसी की बोले या आपकी बोले, उन सब जगहों पर भी जैसे आपका मुझे पूरे तरह नहीं पता, लेकिन ये मुझे पक्का पता है कि अभी हाल फिलहाल में ही थोड़े दिन पहले और कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, तो दोनों जगह पे भारी इन्वेस्टमेंट जो है अडानी का है। तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो तरीके से करके देखिए सैलरी लेके आए चीजों को तभी करें और दूसरों को अनर्गल चीजों को लेकर के कुछ बिल्कुल ठीक बात है। और 5 दिन का ये विशेष सत्र यहाँ पर बुलाया गया है। अब किस तरीके का ये सत्र रहता है तो देख आने वाला समय ही बताएगा। तो जल्दी फाइनल कमेंट्स ले लेते हैं, समय हमारे पास कम है। संजय चक्रवर्ती जी जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद हिमांशु जी का रुख करेंगे। जल्दी देखिए, पहली बात तो अभी आलोक जी ने कहा कि अनर्गल बातें करते हैं। अनर्गल बातें कौन करता है? संसद में आकर के 2 घंटा 35 मिनट तक बात किया, उसने 44 बार कांग्रेस को सुबह नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी। तो अनर्गल बातें तो कौन करता है? नेहरू जी और गांधी जी ने जो बनाया था वही तो आप बेच रहे हैं उसको, वरना आपके पास था क्या? आपने बनाया क्या जो बेचेंगे आप? दूसरी बात यह है कि अभी आपने जो G20 का सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन में आपने देखा था किसी भी नेता को प्रेस कर मतलब खुद तो नहीं करते और किसी को करने भी नहीं देते। किसी भी नेता को, विदेश में से इतने सारे नेता आए थे, किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका नहीं दिया। यहाँ जो बाइडेन जाकर के करते हुए, बस वही कह रहा हूँ मैं 10 सेकंड में, वहां जाकर उन्होंने कहा कि मैं भारत में आकर के वहां पे डिनर करने नहीं आया था, वहां पे मैं मानवाधिकार, अल्पसंख्यक क्लास के लिए और प्रेस की आजादी के लिए बात करने आया था। तो डिनर करने के लिए तो यहाँ आए नहीं थे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दिया ही नहीं, आपने देखने ही नहीं दिया किसी चीज को लेकर के। तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ये केवल जो G20 का सम्मेलन जो इंडिया में हुआ, जिसका 1,000 करोड़ से कम का वो था, उसको 4,000 करोड़ का खर्चा किया, तो वो सिर्फ और सिर्फ देश की जनता का पैसा को बर्बाद करके अपने चुनाव जीतने के लिए, छवि बनाने के लिए किया है और कहीं कुछ नहीं है। ठीक है हिमांशु जी जल्दी से फाइनल कमेंट्स आपके भी। इस बार क्या रणनीति रहने वाली है? 5 दिन का विशेष सत्र, सरकार ने अपना एजेंडा यहाँ पर क्लियर किया है, क्या रणनीति रहेगी, कैसे आगे बढ़ेंगे?
देखिए साहिल जी, दिनेश जी जो कर रहे थे हमारे मित्र, उनको मैं एक दो बातें कहना चाहूंगा। जल्दी सर जल्दी। देखिए ऐसा है बिल्कुल ऐसा है कि इनको जानकारी होना चाहिए कि 2010 में हमने महिला आरक्षण विधेयक लाया था और उस समय में चूंकि राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं, लोकसभा में हमारा बहुमत नहीं था, इसीलिए वो बिल ठंडे बस्ते में पड़ गया था। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारा नियत नहीं था। आप यूपी चुनाव को देख लीजिए, यूपी में 1/3 हम लोग ने महिलाओं को सीट दिया था या नहीं दिया था, हमने विधानसभा चुनाव में दिया था। अब रह गई बात कि आगे की हमारी रणनीति क्या होगी। हमारी रणनीति स्पष्ट है। यह सरकार चाहती है इस देश के संविधान को तोड़ा मरोड़ जाए, इस देश को लोकतंत्र खत्म किया जाए। हम इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ स्पेशल सत्र के माध्यम से मना चुके हैं। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि क्या संविधान को बेचने के और इस देश को बेचने के ये लोग जश्न मनाने के लिए इस सत्र का बुला रहे हैं क्या? हमारा तो यही मानना है कि संविधान को तोड़ने मरोड़ने के लिए, इस देश में लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, चुनाव आयोग कमजोर करने के लिए और देश को बेचने के लिए ये लोग इस तरह का स्पेशल सत्र बुला रहे हैं। और अपने संख्या बल के दम पर, संख्या बल के दम पर इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करना चाह रहे हैं। ठीक है, आजाद जी फाइनल कमेंट्स आपके भी जल्दी से। हाँ, देखिए हम लोगों ने जो इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस विशेष सत्र पर, ये आश्चर्यचकित और चौंकाने वाला ये सत्र होगा। ठीक, इसके हालात पूरे भारत में है। एकदम एक मिनट जी, ये जो विजिलेंस अपना, इनका पार्टी का अपना एक विजिलेंस टीम है और पूरी विजिलेंस टीम ने यह पता लगाया कि हमारी स्थिति यहाँ मध्य प्रदेश में एकदम खत्म है, राजस्थान में स्थिति बहुत खराब है, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है इनकी स्थिति बहुत खराब है। अब इसी सत्र को बुला रहे, देखिए क्या करिश्मा करेंगे, क्या डिसीजन ले लेंगे। हम लोग जो है जितना भी, जैसे भी भारतीय जनता पार्टी रहेगी, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। हम लोग देश के रक्षक हैं। लोकतंत्र को बचाना और संविधान को बचाना मेरा प्रथम धर्म है। ठीक है, आलोक जी फाइनल कमेंट्स आपके भी। 5 दिन का विशेष सत्र, क्या एजेंडा? सरकार ने 4 बिल का एजेंडा यहाँ पर दिखाया है, क्या कुछ सरप्राइज फैक्टर भी रहने वाला है? देखिए कोई सरप्राइज फैक्टर नहीं रहेगा। जो भी बातें होंगी सबके सामने डिस्कशन के लिए रखा जाएगा। ठीक है, और डिस्कशन करके उसको पारित किया जाएगा। अगर कोई विशेष चीज आती है तो वो भी इनके सामने लाई जाएगी। मेरा इनसे अनुरोध है कि सदन में पार्टिसिपेट करें, भागम भागी ना करें। चलिए, आप सभी मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो विशेष सत्र 18 से 22 तारीख तक यहां पर बुलाया गया है। धरोहर पास ऑन होने वाला है। पुरानी संसद से नई संसद में ये जो धरोहर है वो पास ऑन होगी और पहले दिन 75 साल आजादी के, इस पर चर्चा करने का उद्देश्य यहां पर सरकार का है। अब आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा कि किस तरीके का ये सत्र रहता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। केड़ा मसाला ओए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सबको मजेदार बने। न्यूनतम संवर्धन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए भूपेश सरकार की नई पहल। टोकन के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि टोकन अब ऑनलाइन भी मिलता है। टोकन तो हर हाथ ऐप से अब टोकन लेना आसान हुआ। एंड्रॉइड ऐप टोकन तो हर हाथ के माध्यम से 4,93,000 से अधिक पंजीकृत किसानों ने घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त किया। प्रदेश के हर किसान को है भरोसा न्याय पर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। चाहे खरीदना हो अपना घर या हो रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, मुझे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे पीछे एसएमसी है। एसएमसी, मनी वाइज बी वाइज। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ठीक देना। वो वाली MDH की सुपर सुपर। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH
हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे। जब गैस सताए यूनियनजाइम लो, इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियनजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। पूरे देश में गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में यूपी की अपनी एक अलग ही पहचान है और इन गन्ना किसानों को साथ मिल रहा है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। गन्ना किसानों को 2,16,000 करोड़ से भी ज्यादा गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश भर के गन्ना किसानों को 65 लाख गन्ना किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश सरकार उनके गन्ना मूल्य का ससमय भुगतान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और कोई भी किसानों के साथ आज अन्याय नहीं कर पाएगा। सरकार ने अब तक गन्ना किसानों को 2,16,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रदेश में 2,63,00,000 किसान जुड़े हैं और अब तक 55,800 करोड़ हस्तांतरित किए जा चुके हैं। किसान हितैषी योजनाओं के चलते उत्तर प्रदेश का कृषि क्षेत्र आज अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे रहा है। किसानों का मान, उत्तर प्रदेश की शान। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया शरीर को लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका फर्क महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। नारी तू नारायणी, इस जग की पालनहारिणी, नारी तू नारायणी। इसी शक्ति स्वरूपा जगत जननी नारायणी के लिए शिवराज सरकार का संकल्प। एक फैसला मैं कर रहा हूँ लाडली बहना सेना बनाने का। प्रधानमंत्री मोदी का सपना कि देश की सशक्त महिलाओं से विकसित हो देश अपना। उनके सपनों को सच करने के प्रयासों में शामिल है प्रदेश के जननायक दूरदर्शी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनकी संवेदनशील सोच का ही नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश एक बड़ी सामाजिक क्रांति का साक्षी बन रहा है। प्रदेश में लाडली बहना सेना के गठन के बाद बहनों के जीवन में तेजी से बदलाव आ रहा है। कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश की बहनों का साथ दे रही लाडली बहना सेना महिला के द्वारा सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है। आज प्रदेश की सभी बहनों को प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी मिलती है और वे उसका लाभ भी उठा पाती हैं, जिससे उनका जीवन सुखमय बन रहा है। सेना है ना, वो सेना के मैंने आस पड़ोस में बात करी है, अपन आस पड़ोस में बात करते हैं कि अपन ये करेंगे, अपन वो करेंगे। ये लाडली बहना सेना शासन की योजनाओं को घर घर पहुंचाने के अलावा बहन बेटियों की शिक्षा, पोषण, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभा रही है। जिन्होंने बताया किसी ने कि नहीं मिले, उनको भी बताया हमने कि आप जाइए, फार्म भरिए, डीवीडी करवाइए, KYC करवाइए, आपको पैसे
मिलेंगे। और सबसे पूछती हूँ, सबकी समस्या समझती हूँ, सबकी समस्या पूछती हूँ, क्या किसको समस्या है। लाडली बहना सेना को स्वावलंबी बनाने के लिए इसे स्वरोजगार और स्वयं सहायता समूहों से भी जोड़ा जा रहा है। ये तो बस शुरुआत है। भविष्य में मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना सेना को आर्थिक रूप से और मजबूत एवं अधिकार देने के लिए दृढ़ संकल्प है। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। प्रकाश हॉस्पिटल, इन्फेक्शन से लेकर आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। पीएम मोदी का 73वां जन्मदिन। पीएम मोदी ने यशोभूमि का किया उद्घाटन। देशवासियों को विश्वकर्मा योजना की दी सौगात। आज सरकार का केंद्र सरकार पर निशाना। मेट्रो के उद्घाटन में केजरीवाल को नहीं बुलाने पर भड़के आम आदमी पार्टी के मंत्री। वसुधैव कुटुंबकम की दिलाई याद। मेट्रो के नए स्टेशन का उद्घाटन। सीएम को न बुलाने पर बीजेपी पर भड़की आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़। कहा पीएम मोदी जी आई मी एंड माई सेल्फ वाली झूठी राजनीति करते हैं। राजधानी दिल्ली में मनाया गया राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेसियों ने तले पकौड़े। बेरोजगारी को लेकर बोला हल्ला। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका कैपिटल इंडिया में और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहले भारत मंडपम और